हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 2 बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन बिहेवियर एंड मेंटल इवेंट। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर एक स्टडी है ऑफ रिलेशन, एक रिलेशन की स्टडी है बिटवीन बिहेवियर एंड मेंटल इवेंट। हमारे जो ब्रेन में जो प्रोसेस हो रहे हैं उसकी और हमारे बिहेवियर के रिलेशन की स्टडी कहलाती है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। इसके अंदर सेकंड पॉइंट देखते हैं, मेमोरी, लर्निंग, परसेप्शन, मोटिवेशन, स्पीच, थॉट्स, ब्रेन एंड नर्व सिस्टम आर कोरिलेटेड टू बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। मतलब कि मेमोरी, लर्निंग, परसेप्शन, ये जो भी हैं, मोटिवेशन, स्पीच, ये सब कोरिलेटेड हैं, ये सब जुड़े हुए हैं हमारे बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर से। माइंड इज वन ऑफ जंक्शन ऑफ ब्रेन। माइंड एंड बॉडी आर टू इंडिपेंडेंट थिंग्स। माइंड और बॉडी इंडिपेंडेंट थिंग्स हैं, अपने इनवॉलंटरी होती है। बोथ माइंड एंड बॉडी आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। जैसे जैसे माइंड वर्क करेगा, जैसे जैसे माइंड, आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे माइंड डेवलप होगा तो बॉडी भी डेवलप होगी, और बॉडी भी डेवलप होगी तो माइंड भी डेवलप होगा। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। माइंड इज सम टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस सच एज ऑब्जर्वेटिंग, थिंकिंग, रीजनिंग एक्सेट्रा। माइंड इज सम टोटल है, सम यानी एक सम है, इन सबका ऐड है, ऑफ टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस। हमारे ब्रेन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसका सम टोटल है माइंड। सच एज ऑब्जर्वेटिंग, ऑब्जर्व करना, थिंकिंग, सोचना, और रीजनिंग करना। अब इसमें टाइप्स ऑफ माइंड दे रखा है। दे आर फॉलोइंग टाइप ऑफ माइंड। 3 टाइप ऑफ माइंड होते हैं बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर के अंदर, कॉन्शियस माइंड, सेमी कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। फर्स्ट देखते हैं सेमी कॉन्शियस माइंड। इट इज़ रिलेटेड टू द अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल टू देयर एनवायरनमेंट। ये रिलेटेड है अवेयरनेस से, कि हमारा माइंड अवेयर है कि नहीं, ऑफ इंडिविजुअल, अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल की अवेयरनेस टू देयर एनवायरनमेंट, कि उसका जो इंडिविजुअल की अवेयरनेस है वो अवेयर है कि नहीं उसके एनवायरनमेंट के प्रति। इट इज़ कंसर्न विथ थॉट्स, फीलिंग एंड सेंसेशन। ये कंसर्न करता है विथ थॉट्स के लिए, फीलिंग एंड सेंसेशन। सेमी कॉन्शियस माइंड, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ माइंड इन विच आइडियाज एंड इंफॉर्मेशंस आर स्टोर्ड पार्शियली फॉरगेटन। मतलब सेमी कॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है, एक ऐसा पार्ट है माइंड का, वेयर आइडियाज, मतलब आइडियाज और इंफॉर्मेशन आर स्टोर, वहाँ पे स्टोर होती है। पार्शियली मतलब धुंधले तरीके से स्टोर होती है। कुछ चीज़ें हमें, जैसे कुछ चीज़ें हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है, लेकिन बाद में हमें भूल जाते हैं उनको, क्योंकि हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इसलिए हम पुरानी वाली को भूल जाते हैं। तो वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं थी, वो पार्शियली थी, इसलिए वो फॉरगॉटन हो गई, मतलब भूल गए हम उसे। दिस इज जस्ट बिफोर मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक कॉन्शियसनेस है जो ऊपर हमने पढ़ा, कॉन्शियसनेस, उससे पहले की ही एक स्टेज है सेमी कॉन्शियस। Unconscious mind, it is a dynamic process in which individual totally unaware about activities in their। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जो चेंज होती रहती है, इन विच इंडिविजुअल टोटली, इसमें इंडिविजुअल टोटली अनअवेयर रहता है उसकी एक्टिविटीज़ के लिए जो कि उसके एनवायरनमेंट में हो रही हैं। ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड आर यूज्ड फॉर साइको एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल। स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है ये बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जो टॉपिक नीचे लिखा हुआ है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है एनालिसिस करने के लिए। अब बॉडी और माइंड रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं। बॉडी एंड माइंड आर 2 डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बॉडी और एक माइंड, ये डिफरेंट आस्पेक्ट है ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म के। माइंड इज रिगार्डिंग एज ए जंक्शन ऑफ बॉडी। माइंड एक जंक्शन है बॉडी का, उसको रिगार्ड किया गया है जंक्शन की तरह। इट डज नॉट एग्जिस्ट पार्ट फ्रॉम द बॉडी। ये एग्जिस्ट नहीं करता फ्रॉम पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इसका अलग ही सेंटर। बॉडी एंड माइंड आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। बॉडी और माइंड है वो इंटर रिलेटेड है अपने एक दूसरे के वर्क से। उसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगा। The body and mind are helpful to maintain physical and mental functioning of individual। बॉडी और माइंड है वो हेल्पफुल होते हैं इन मेंटेन करने के लिए
फिजिकल एंड मेंटल फंक्शनिंग, फिजिकल हम जो भी फिजिकल वर्क कर रहे हैं वो फिजिकल, और जो भी हम थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग, मेमोरी ये सब कर रहे हैं वो मेंटल वर्क होते हैं। तो मेंटल फंक्शनिंग और फिजिकल फंक्शनिंग दोनों को मेंटेन करता है बॉडी और माइंड। द टर्म साइकोसोमेटिक इज डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड विच मीन्स साइको और सोमेटिक। ये सोमा नहीं है, सोमेटिक है। चलो इसमें दो टर्मिनोलॉजी आएंगी, साइकोसोमेटिक और सोमेटोसाइकी। तो इसमें फर्स्ट है साइकोसोमेटिक। साइको का मतलब होता है माइंड और सोमेटिक का मतलब होता है बॉडी। तो साइकोसोमेटिक मीन्स मेंटल फंक्शनिंग, अफेक्ट ऑन बॉडी, इफेक्ट ऑन माइंड ऑन बॉडी। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो मेंटल फंक्शनिंग है हमारी, जो मेंटल प्रोसेस है हमारे, उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसका एग्जाम्पल भी इसके अंदर दिया हुआ है आगे। द वर्ड सोमेटोसाइकी, अब ऊपर साइकोसोमेटो था, अब इसमें सोमेटोसाइकी नीचे है। द वर्ड सोमेटोसाइकी इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स सोमेटो और साइकी, विच मीन्स द बॉडी अफेक्ट ऑन मेंटल बॉडी फंक्शनिंग और इफेक्ट ऑन द बॉडी माइंड। मतलब साइकोसोमेटिक का मतलब माइंड का बॉडी पर क्या असर होता है, मेंटल प्रोसेस का फिजिकल प्रोसेस पे क्या असर होता है, और इसके अंदर फिजिकल प्रोसेस, जो हमारे फिजिकल प्रोसेस हैं उसका असर मेंटल प्रोसेस पे क्या होता है। अ फंक्शन आर कॉम्बिनेशन, इमोशन आर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी रेस्पॉन्स एंड मेंटल प्रोसेस। बॉडी प्रोवाइड एनर्जी एंड माइंड कंट्रीब्यूट अंडरस्टैंडिंग। इमोशन जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन है बॉडी रेस्पॉन्स एंड मेंटल प्रोसेस। इमोशन क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे, बॉडी प्रोवाइड एनर्जी, क्योंकि बॉडी हमें प्रोवाइड करती है एनर्जी। हम कोई भी इमोशन ले लेते हैं, जैसे हम स्माइल करते हैं तो हमारे जो फिजिकल मसल्स जो वर्क कर रही हैं स्माइल करने के लिए, हमें स्माइल करते हैं तो हमारा चेहरा खिलता है, तो वो जो वर्क कर रही है मसल्स, वो फिजिकल फंक्शन हो गया इसका। और कंट्रीब्यूट अंडरस्टैंडिंग, जो माइंड होता है वो कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है एक तरह से अंडरस्टैंडिंग का, अंडरस्टैंड करने का। ऑल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बोथ न्यूरल एंड केमिकल प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल इन बॉडी माइंड रिलेशनशिप। मतलब इसका मतलब यही है कि हमारे जो एनाटॉमिकल एक तरह से आप मान सकते हैं स्ट्रक्चरल बॉडी, हमारी जो स्ट्रक्चर है बॉडी की, और फिजिकल बोथ न्यूरल एंड केमिकल, जो न्यूरॉन्स के थ्रू जाती है और केमिकल्स के थ्रू जाती है, जो प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल इन बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। अब साइकोसोमेटिक के हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके अंदर। तो साइकोसोमेटिक का मतलब है इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी। तो अनप्लीजेंट इमोशन लाइक फियर, वरी, एंगर आर डायरेक्टली कोज द इंसोम्निया, हेडेक, इरिटेबिलिटी। मतलब जो अनप्लीजेंट इमोशंस हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते वो है फियर, वरी और एंगर। जो फियर, वरी और एंगर है वो डायरेक्टली कोज करते हैं इंसोम्निया कोज करते हैं, हेडेक कोज करते हैं, इरिटेबिलिटी कोज करते हैं। इसका एग्जांपल है डिप्रेशन डायरेक्टली अफेक्ट द थिंकिंग एंड मेमोरी। हम जब भी डिप्रेशन में होते हैं तो हमारी थिंकिंग, सोचने की क्षमता, और मेमोरी, जो हमारी मेमोरी है जिसमें हम स्टोर करते हैं, वो अफेक्ट होती हैं। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। मतलब इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, अब हमारे माइंड में कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई भी हो सकता है, कोई भी दुख हो सकता है, कोई भी खुशी हो सकती है एक तरह से, तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आर रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर पेप्टिक अल्सर। हमारे पेप्टिक अल्सर, जो स्टोमक में पेप्टिक अल्सर होते हैं, वो पेप्टिक अल्सर कॉज करता है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। और अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी हमारे जो कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिग्मोइड और ट्रांसफर कोलोन, इन सब में अल्सर हो जाते हैं, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। डीप थिंकिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन कैन कोज फिजिकल स्ट्रेंथ। जो डीप थिंकिंग है वो कॉज करती है फिजिकल स्ट्रेंथ। मतलब डीप थिंकिंग और कॉन्सेंट्रेशन, हम डीप थिंकिंग करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कॉज करती है वो। रिप्रेस्ड फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी, विश टू रिसीव लव एंड अफेक्शन, द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम इज एक्टिवेट, रिजल्ट्स इन जीआईटी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और सीवियस प्रॉब्लम। मतलब रिप्रेस्ड फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी, रिप्रेस्ड यानी दबी हुई फीलिंग्स
डिपेंडेंसी, विश टू रिसीव लव और अफेक्शन, मतलब विश होती है हमारी कि हमें लव मिले और अफेक्शन मिले, हमें प्यार मिले, ये हमारी ये जो विशेस होती हैं। अफेक्शन, द पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम इज एक्टिवेट, पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम का एक पार्ट है जो कि एक्टिवेट होता है और रिजल्ट करता है, मतलब कॉज करता है जीआईटी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और सीवियस प्रॉब्लम। जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी यानी जो हमारे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सीवियस यानी हमारे हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक्सेट्रा। In some situation like hostility and aggression are expressed through physical symptoms that lead to hypertension or cardiovascular disease। मतलब some situation, कुछ situations में hostility, अकेला रहना hostility, and aggression यानी हमें क्रोध आना, are expressed through physical symptoms, जो हमें फिजिकल, मतलब जो हॉस्टिलिटी है अकेला रहना और अग्रेशन जो हमें क्रोध आता है, वो कभी कभी फिजिकल सिम्टम्स के रूप में दिखता है, जो कि कॉज करता है हाइपरटेंशन, हमारा बीपी बढ़ाता है, और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, और कार्डियो जो हमारे हार्ट की डिजीज करता है कॉज। अब आता है साइकोसोमेटिक, देख लिया हमने, अब सोमेटोसाइको देखते हैं। इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड, मतलब बॉडी का माइंड पे क्या असर होता है। अब इसमें है इंक्रीज ब्लड प्रेशर कोज मेंटल एक्साइटमेंट और रिड्यूस मेंटल एक्साइटमेंट, मतलब जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज रहेगा तो कॉज करेगा मेंटल एक्साइटमेंट रहेगी मेंटल, मतलब हमारा ब्रेन मोर हाइपर एक्टिव रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा या फिर हाइपो एक्टिव रहेगा। रिड्यूस मेंटल एक्साइटमेंट है ना। सीवियर पेन इन एनी बॉडी पार्ट रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन एंड अटेंशन। अब हमारे कोई पैर वैर में, हाथ में दर्द हो रहा है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या हम कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए सीवियर पेन इन एनी बॉडी पार्ट रिड्यूस करता है सीवियर पेन कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन। हम अटेंशन भी नहीं दे सकते सामने वाले को, क्योंकि हमारे खुद के पहले से दर्द हो रहा है इसलिए। क्रोनिक इलनेस लंबे समय तक चलने वाली इलनेस कॉज मेंटल डिप्रेशन कॉज कर देती है वो, कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि लंबे समय से वो बीमार है, तो क्रोनिक इलनेस उसके मेंटल डिप्रेशन कर देती है। माल फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड में इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन लेथार्जीज और नर्वस टेंशन। माल फंक्शन यानी एक तो होता है फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग, और माल फंक्शनिंग यानी नॉर्मल फंक्शन नहीं होना। ऑफ ग्लैंड्स की हमारी में इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, रिजल्टिंग इन लेथार्जिस, उसको लेथार्जिस होता है, और नर्वस टेंशन भी रहती है एक्सेट्रा। ब्रेन इंजरी में ऑल्सो अफेक्ट द साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, जो ब्रेन इंजरी होती है हमारी वो ऑल्सो अफेक्ट करती है साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को, हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है ब्रेन इंजरी। Sometime mood of individual may also affect mental functioning such as reduced concentration, attention, thinking and feeling like a fatigue। मतलब sometime mood of individual, हमारा जो मूड होता है इंडिविजुअल का, ऑल्सो अफेक्ट मेंटल फंक्शनिंग, हमारा जो मूड है वो हम अफेक्ट करता है मेंटल फंक्शनिंग को सच एज रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन को लो कर देगा वो, क्योंकि हमारा मूड नहीं है, और अटेंशन को भी लो कर देगा, और थिंकिंग को, फीलिंग ऑफ लाइक ए फटीग मतलब थकान महसूस होगी हमें। इसमें आगे नया टॉपिक आता है जेनेटिक एंड बिहेवियर। अब इसमें जेनेटिक एंड बिहेवियर के अंदर भी एक टॉपिक है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या होती है वो हम देखते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज सम टोटल ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, मतलब ये कंसिडर्ड किया जाता है, ये माना जाता है एज द सम टोटल यानी सबका टोटल ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, जो बॉर्न होता है बेबी उसके अंदर जो भी ट्रेट्स हैं, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका सम टोटल कहलाता है हेरिडिटी। मतलब जो उसको उसके पेरेंट्स से मिला है वो उनका सम टोटल कहलाता है हेरिडिटी। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ ट्रेट्स पोटेंशियली प्रेजेंट इन फर्टिलाइज्ड ओवम। हेरिडिटी इज पासिंग इन द ट्रेट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब इट हैज़ बीन डिफाइंड, ये डिफाइन किया जाता है ऐसे सम टोटल ऑफ ट्रेट्स, सम टोटल ट्रेट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सम टोटल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। पोटेंशियली प्रेजेंट इन, पोटेंशियल जो प्रेजेंट है इन फर्टिलाइज्ड ओवम मतलब बेबी बनना शुरू हो गया है, फर्टिलाइज हो चुका है ओवम, तो वो आके प्लेसेंटा से कनेक्ट होगा, यूट्रस से कनेक्ट होगा प्लेसेंटा के थ्रू, फिर वो फीटस बनना शुरू होगा, तो उसके अंदर जो हेरिडिटी
मतलब उसके जो पेरेंट्स से उसे जो मिला है वो कहलाता है हेरिडिटी। दिस इज द प्रोसेस विच वन ऑफ स्प्रिंग सेल और ऑर्गेनिज्म एक्वायर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पेरेंट्स और ऑर्गेनिज्म। मतलब ये प्रोसेस है विच ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो फीटस है और ऑर्गेनिज्म, जो भी अंदर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, कोई भी हो सकता है, ह्यूमंस के अंदर ही नहीं है, हेरिडिटी एनिमल्स में भी होती है क्योंकि उनके भी तो बच्चे होते हैं, इसलिए तो ऑर्गेनिज्म एक्वायर करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर करते हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसे मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी है। द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल बिगिंस बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। जो लाइफ साइकिल है इंडिविजुअल की बिगिन होती है बाय द फ्यूजन यानी मिलना ऑफ स्पर्म एंड ओवम। जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल बिगिन हो जाती है। मतलब जो भी अंदर फीटस पल रहा है उसकी जो शुरुआत की स्टेज होती है ना, उसके फादर के स्पर्म और मदर के ओवम से फ्यूजन से मिलती है। द ओरिजिन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग कैन बी ट्रेसेड टू ए सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। मतलब जो स्पर्म आया, स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करने के बाद में सबसे पहले जो यूनिट बनती है उसे हम जाइगोट कहते हैं। एक सिंगल मास ऑफ पीस होता है, उसे हम जाइगोट कहते हैं। इन ए फर्टिलाइज्ड ओवम देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, हाफ इज कम फ्रॉम फादर एंड हाफ इज कम फ्रॉम मदर। मतलब फर्टिलाइज ओवम है, मतलब फर्टिलाइज हो चुका है ओवम, स्पर्म आ चुका है उस पर, उसने फर्टिलाइज कर दिया ओवम को। अब उसमें 23 जो भी ऑर्गेनिज्म अंदर पल रहा है उसके अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम है। 23 यानी पेयर्स का मतलब 46 हो गए। तो 23 आए उसकी मदर से, 23 आए उसकी पेरेंट्स फादर से। तो फीमेल अगर फीमेल होगी अंदर तो डबल एक्स होगा, और मेल होगा तो XY क्रोमोसोम होगा उसके अंदर। मोनोजाइगोटिक ट्विंस डेवलप बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ वन ओवम एंड वन स्पर्म। मतलब मोनोजाइगोटिक, मोनो मतलब सिंगल और जाइगोट मतलब जाइगोट जो सिंगल मास ऑफ पीस बन रहा था वो। तो अगर मोनोजाइगोटिक रहेगा मतलब सिंगल जाइगोटिक ट्विंस, मतलब एक ही जाइगोट बना है, ओवम भी एक ही था, स्पर्म भी एक ही आया और जाइगोट बन गया। अब सिंगल ही जाइगोट बना है, अब वो सिंगल जाइगोट दो पीस में टूट के दो ट्विंस बना देगा। समझ रहे हो आप? मतलब सिंगल जाइगोट बना तो वो दो जगह जाके प्लेसेंट, मतलब यूट्रस की जो वॉल्स हैं उसके अंदर दो जगह जाके वो कनेक्ट हो जाएगा, तो डबल बेबी होंगे। और जाइगोट तो एक ही बना था पर बेबी डबल हो गए, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं उनको। अब डाई जाइगोटिक ट्विंस कैसे होते हैं? डाई जाइगोटिक ट्विंस डेवलप फ्रॉम 2 ओवम एंड 2 स्पर्म और 1 ओवम और 2 स्पर्म। मतलब डाईजाइगोट, मोनोजाइगोटिक में सिंगल स्पर्म था और सिंगल ही ओवम था। अब डाईजाइगोटिक में 2 ओवम होंगे और 2 स्पर्म होंगे, मतलब दो, या तो 2 ओवम होंगे या 2 स्पर्म होंगे, तो एक एक को क्या फर्टिलाइज करेंगे, या फिर एक ओवम हो सकता है और 2 स्पर्म आ जाए तो दोनों साइड से 2 कर देंगे फर्टिलाइज, तो फिर 2 पीस हो जाएंगे जाइगोट के, इसलिए डाईजाइगोटिक ट्विंस कहलाएंगे वो। When we have study of chromosome under microscopic, a bands of marking is appear representing an entity known as gene which are responsible for control of every activity। मतलब जब हम स्टडी कर रहे होते हैं ऑफ क्रोमोसोम अंडर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे होते हैं तो एक बैंड पाया जाता है, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, रिप्रेजेंटिंग एंटिटी, जो कि एक किसी भी विशेषता को मतलब किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमारे पेरेंट्स के, हमारी आँख, किसी भी पेरेंट्स की आँख बड़ी है तो उसके ऑफ स्प्रिंग में भी आँख बड़ी मिलेंगी, तो वो उसका जीन आया है, उसके पेरेंट्स से जो मिला है उसको जीन, वो कहलाता है जो। अब जीन है तो हर चीज़ पेरेंट्स से आई है, तो हर चीज़ क्या है, कंट्रोल। अब जैसी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होगी वैसी ही उसकी एवरी एक्टिविटी, तो क्या है, फॉर कंट्रोल ऑफ एवरी एक्टिविटी। जो रेस्पॉन्सिबल जो जीन होता है ना क्रोमोसोम के अंदर, वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोल ऑफ एवरी एक्टिविटी, कंट्रोल करने के लिए एवरी एक्टिविटी को। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप बाय मैनी जीन्स। जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है मेड अप बाय मैनी जीन्स, मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। वन जीन शुड हैव इन्फ्लुएंस द वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट्स। मतलब जो ईच क्रोमोसोम है जिसके अंदर मैनी जीन्स होते हैं, अब वन जीन उठा के देखते हैं हम, तो वन जीन
अगर वन जीन खराब हुआ, एक भी जीन खराब हुआ, तो वो सबको इन्फ्लुएंस करेगा, जितने भी है ना उन सबको कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा। द चेंज इन द जीन और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लीटली ट्रेड्स इन द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज म्यूटेशन। मतलब हम किसी जीन के अंदर चेंज कर दें, लैब्स के अंदर हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो लैब्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वो चेंज करते हैं, उनके जीन्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो जब उनको जीन्स को चेंज करते हैं उस प्रोसेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। मतलब पुराने वाले जीन को हटा के नया जीन लगा देते हैं, तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। अब हेरिडिटी के बाद में सेकंड टॉपिक आता है इसके अंदर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट कवर द सोशल, मोरल, इकोनॉमिकल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स। मतलब एनवायरनमेंट जो होता है वो कवर करता है सोशल फैक्टर्स को, मोरल फैक्टर्स को, इकोनॉमिकल फैक्टर्स को और फिजिकल और इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स को। एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। जो एनवायरनमेंट होता है वो इन्फ्लुएंस करता है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जो एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। मतलब जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम, मतलब टाइम के साथ में उसको बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है एनवायरनमेंट। अब टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, अब आप सोच रहे हो कैसे कैसे एनवायरनमेंट होंगे, तो इसमें 3 तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। फर्स्ट आता है इंट्रासेलुलर और सेकेंड आता है इंट्रायूटेराइन, थर्ड आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रासेलुलर। It is related to embryonic development. Many endocrine glands and its hormone influence the intracellular environment. Many congenital deformity are resulted for overactivation of endocrine function. इसका सिंपल मतलब यही है। इंट्रासेलुलर मतलब इट इज़ रिलेटेड टू एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। मतलब एम्ब्रो है हमारा, मतलब किसी मदर के वोम्ब के अंदर एक एम्ब्रो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कोई फीटस डेवलप हो रहा है, तो उसके अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो उसके हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं इंट्रासेलुलर एक्टिव। मतलब उस एनवायरनमेंट को जो अंदर मदर के वोम्ब के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसे हम इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट कहते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती है। मैनी कंजाइनेटल डिफॉर्मिटी आर रिजल्टेड फॉर ओवर एक्टिवेशन ऑफ एंडोक्राइन फंक्शन। मतलब किसी बच्चे के अंदर कोई भी बचपन से जो बीमारी है, वो जो डेफॉर्मिटी है मतलब बीमारी है, आर रिजल्टेड फॉर ओवर एक्टिवेशन ऑफ एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन के ओवर एक्टिव होने के कारण, हाइपर एक्टिव होने के कारण जो कंजाइनेटल डिफॉर्मिटी होती है वो रिजल्ट होती है। अब सेकंड आता है इंट्रा यूटेराइन डेवलप एनवायरनमेंट। इट इज शेल्टर्स फॉर बेबी ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड। ये शेल्टर होता है, मदर की वूम्ब है, वो इंट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट कहलाता है। इट इज शेल्टर्स फॉर बेबी, शेल्टर होता है, घर होता है बेबी के लिए ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड के ड्यूरिंग। इन द वुम्ब द ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड अटैच्ड टू मदर बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। मतलब इन द वुम्ब, मदर की वुम्ब के अंदर ऑर्गेनिज्म अंदर है वो सराउंडेड रहता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि मदर की वुम्ब के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पल रहा है उसके चारों तरफ फैला हुआ रहता है। और अटैच टू मदर से अटैच रहता है वुम्ब, मतलब वुम्ब के अंदर मदर से अटैच रहता है फिटस बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। एक कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, एक वेन और आर्टरी का एक समूह होता है, उसके थ्रू मदर के थ्रू कनेक्ट रहता है वो। द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रॉय इज डिपेंड ऑन नरिशमेंट प्रोवाइड बाय मदर ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ। जो ग्रोथ होती है एम्ब्रॉय की इज डिपेंड ऑन द नरिशमेंट। मतलब जो एम्ब्रॉय की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है नरिशमेंट पे, प्रोवाइडेड बाय द मदर, जो इसकी मदर के द्वारा प्रोवाइड की गई है उस नरिशमेंट पे डिपेंड करती है ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ। अब थर्ड आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आफ्टर बर्थ द चाइल्ड एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। मतलब बर्थ, जब उसके चाइल्ड का बर्थ हो चुका है तो थर्ड एनवायरनमेंट आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें उसने कभी देखा ही नहीं उस एनवायरनमेंट में, वो पहली बार एक्सपोज हुआ है उस एनवायरनमेंट के अंदर। अब तक वो मदर की वूम्ब में था, वहाँ का टेम्परेचर अलग था, सब कुछ अलग था वहाँ का। अब वो एक नए एनवायरनमेंट में आया तो उसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। इसको भी फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर फर्स्ट आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, एयर, हाउसिंग, सॉइल, लाइट, heat, radiation, etc. should form the physical environment of individual and affect body manifestation.
मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट कौन सा हो गया, जो भी हमारा वाटर है, एयर है, हाउसिंग है, सॉइल है, हीट है, लाइट है, रेडिएशन है, ये सब उसने कभी नहीं देखा। जो एम्ब्रॉय जो मदर की वूम में था उसने उस चीज़ों के कभी एक्सपोज में आया ही नहीं था, वो कांटेक्ट में कभी आया ही नहीं था, तो उसके लिए सब कुछ नया था। तो नॉन लिविंग थिंग्स उसके लिए सब कुछ नई थी। तो वो क्या है, वो जो बाहर की जो चीज़ें हैं, वाटर रेडिएशन वेडिएशन, वो एक फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं। और इंडिविजुअल कैन अफेक्ट बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मतलब जो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी माइंड रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकता है। अब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, इट रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स विच कंसिस्ट प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, वायरस। इसमें इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स थी फिजिकल एनवायरनमेंट में, और बायोलॉजिकल में लिविंग थिंग्स हैं। इसमें क्या क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, एक्सेट्रा। अब आता है थर्ड, साइको सोशल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड वैल्यू, ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीफ, रिचुअल्स, मोरल, religion, education, occupation, social and political organization. Parents and teachers, family members, friends, neighbors are also influence the behavior of individual from birth to death। मतलब जो वैल्यूज़ है, जो सोसाइटी की वैल्यूज़ है, ट्रेडिशन है, जो पुराने काल से चला हुआ आ रहा ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, किसी भी कोई भी कास्ट के कस्टम्स है, बिलीफ्स है, ऑक्यूपेशन है, सोशल है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट्स, टीचर्स, वो सब कुछ उसके लिए नए थे। फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, नेबर आर आल्सो इन्फ्लुएंस, और ये जो नए लोग हैं, मतलब टीचर, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स जो भी हैं, ये भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ। मतलब जब उसका जन्म हुआ है, जब से तब से लेकर डेथ तक, ये सब एनवायरनमेंट के अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, वैल्यू, ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीफ, ये सब उसको अफेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।